हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने की ऐसी गलती, भारत को हाथों हाथ दिया हथियार, कहा पीओके के लोग असली कश्मीरी नहीं। जी हां दोस्तों, बताएंगे अब होगा असली खेला। कैसे यूनाइटेड नेशन और ओआईसी जैसे मंचों पर पिछले 70 सालों से फैलाए जा रहे इस्लामाबाद के कश्मीर एजेंडे की उड़ेंगी धज्जियां, उड़ाएगा भारत। बताएंगे पाकिस्तान ने ऐसा बयान देकर कौन सा नया मौका दे दिया भारत को। दोस्तों जानकर आप भी जाएंगे चौंक, यानी अब गेंद भारत के पाले में है। दोस्तों बताएंगे क्या है ये जानकारी। साथ ही साथ चीन को तगड़ा झटका देगा भारत, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अमेरिका के बीच हुई खुफिया डील, जिसका हुआ बड़ा खुलासा। चीन के पैरों तले खिसक गई जमीन। दोस्तों इतना ही नहीं, गैस संकट पर भी बड़ी खबर सामने आई है। भारत ने अमेरिका से खरीदी रिकॉर्ड तोड़ एलपीजी, क्या अब सस्ता मिलेगा भारत में सिलेंडर। वहीं अमेरिका ने ईरान के तेल से हटा दिया बैन, अब भारत की चिंता होगी कम या बढ़ेगी और टेंशन क्या है, इसको लेकर जानकारी, चौंकने वाली बात आपको बताएंगे। साथ ही रातों रात अचानक कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री मोदी जी को किया फोन। वहीं बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने लिया ऐसा फैसला कि भारत को अब रखनी पड़ेगी उस पर पैनी नजर। जी हां, चीन पहुंचे बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान, शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात, तीस्ता पर होगी बात, भारत की रहेगी पैनी नजर। वहीं डोमेस्टिक खबरों में आपको बताएंगे मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लिया जाने वाला है बड़ा फैसला। कैसे इस फैसले से उत्तर प्रदेश में साइकिल तो पंजाब में साफ होगी झाड़ू, क्या होने वाला है फेरबदल, एक से एक बेहतरीन जानकारी अपडेट आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पीओके क्षेत्र भारत का था, है और रहेगा, और जल्दी भारत अपना यह क्षेत्र वापस लेकर रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों आग लगी हुई है। आप सभी जानते ही हैं, लोग बिजली रोटी जैसी चीजों के लिए गोलियां खा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पीओके में लाशों के ढेर लगा दिए हैं, लेकिन लोगों को उनका हक नहीं दिया। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बड़ा कांड किया दोस्तों, जिसने भारत को एक नया और बड़ा मौका दे दिया। उन्होंने पीओके के लोगों को अपना मानने से ही इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चौंकने वाला बयान। उन्होंने पीओके के लोगों को अपना मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। आसिफ ने खुलेआम कह डाला कि पीओके के रावलकोट और मीरपुर में रहने वाले लोग असली कश्मीरी हैं ही नहीं। जी हां, इस बयान ने पाकिस्तान के उस सच पर मोहर लगा दी है जिसे भारत जो है वो सालों से दुनिया के सामने रख रहा था। ख्वाजा आसिफ का तर्क था कि मीरपुर और रावलकोट के लोग असली कश्मीरी इसलिए नहीं है क्योंकि वे पारंपरिक कश्मीरी भाषा बोलने के बजाय पोटोहारी और पहाड़ी बोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिस क्षेत्र को पाकिस्तान हमेशा से अपनी मुख्य पहचान का हिस्सा बताता था। उसी के नागरिकों को सिर्फ भाषा के आधार पर पराया घोषित कर दिया गया। दोस्तों इस बयान के आते ही पीओके की सड़कों पर मानो बारूद में चिंगारी लग गई। सोशल मीडिया से लेकर रावलकोट और मीरपुर के चौराहों तक ख्वाजा आसिफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्थानीय नेताओं और जनता का कहना है कि ये उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान पर इस्लामाबाद का सीधा हमला है, यानी कि ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने सीधे सीधे भारत के हाथ में हथियार दे दिया। कैसे, आपको बता दें, भारत के टॉप इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक सूत्रों के अनुसार ख्वाजा आसिफ का ये बयान पाकिस्तान के लिए एक ऐसा आत्मघाती कदम है जिससे उबरना उसके लिए नामुमकिन होगा। पिछले 70 से ज्यादा सालों से इस्लामाबाद संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन से लेकर ओआईसी जैसे हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह झूठ फैलाता आया है कि पूरा कश्मीर एक है और वहां की जनता पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अब जब देश के रक्षा मंत्री ने खुद ही मीरपुर और रावलकोट जैसे बड़े आबादी में रहने वाले लोगों को कश्मीरी मानने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान ने अनजाने में यह स्वीकार कर लिया है कि पीओके पर उसका कब्जा पूरे तरीके से गैर कानूनी और जबरदस्ती थोपा गया मिलिट्री कंट्रोल है। भारतीय रणनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के इस कबूल नामे ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के पक्ष को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर भारत को एक ऐसा कानूनी और नैतिक हथियार दे दिया है जिससे अब दुनिया के सामने इस्लामाबाद को बेनकाब करना और भी भारत के लिए आसान हो जाएगा। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का जो एक तरफा एजेंडा था वो अब पूरे तरीके से बिखर चुका है। दुनिया अब देख सकती है कि पाकिस्तान के दिल में कश्मीरियों के लिए कोई सम्मान नहीं है, बल्कि वो सिर्फ
जमीन के उस टुकड़े का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए करता है। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ का ये बयान, ये भड़काऊ बयान इसको कहेंगे, ऐसे समय में आया है जब पूरा पीओके पहले से ही आंतरिक विद्रोह और गृह युद्ध जैसी स्थिति से जूझ रहा है। पिछले कई महीनों में रावलाकोट और आसपास के इलाकों में लोग आसमान छूती महंगाई, बिजली संकट, आटे की किल्लत और पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अपनी नाकामी को छिपाने और इस गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने इसका ठीकरा नई दिल्ली पर फोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए साफ कह दिया कि ये आरोप पाकिस्तान की अपनी विफलता और बदहाली को छिपाने की एक नाकाम प्रयास है, नाकाम कोशिश है। यानी कि दोस्तों, अब होगा असली खेला। अब यूनाइटेड नेशन जैसे मंच पर भारत अच्छे से रगड़ेगा पाकिस्तान को। भारत अब कहेगा कि देखो भैया, खुद पाकिस्तान कह रहा है कि पीओके के इस क्षेत्र के लोग उनके अपने लोग नहीं है। ऐसे में हम जो क्लेम कर रहे थे कि ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, इस पर साफ साफ पाकिस्तान ने भी मुहर लगा दी। दोस्तों, इस बात के लिए, भारत को मिले इस हथियार के लिए, कूटनीतिक हथियार के लिए आपकी क्या राय है? दोस्तों, रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो एक लाइक करिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट में पीओके हम लेकर रहेंगे अवश्य लिखिएगा दोस्तों। और पाकिस्तान ने जो ये सच कबूला है, इस वीडियो को जहां पर भी आपका ग्रुप है वहां शेयर करिएगा ताकि हर किसी को पता चल सके कि पाकिस्तान अब खुद मान चुका है कि पीओके के लोग उनके अपने लोग नहीं है। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां वहीं अमेरिका और भारत के बीच हुई खुफिया डील, वो भी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। अब ड्रैगन को लगा तगड़ा बड़ा झटका। दोस्तों, भारत कैसे अब चीन को दिखाएगा उसकी औकात, बता दें। भारत और अमेरिका ने चीन को एक बड़ा रणनीतिक झटका देते हुए रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस महाडील के तहत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देशों ने मिलकर इन बेहद जरूरी खनिजों के खनन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग के क्षेत्र में $20 अरब यानी करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस कदम से भविष्य की तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर चीन का एक छत्र राज खत्म होने की उम्मीद है। मौजूदा समय में दुनिया के कुल रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन और प्रोसेस करने के करीब 80% बाजार पर चीन का कब्जा है। इतना ही नहीं दोस्तों, वैश्विक निर्यात में भी चीन का नियंत्रण करीब 94% है। चीन अक्सर अपनी कूटनीतिक और व्यापारिक बातें मनवाने के लिए दूसरे देशों को होने वाली इन खनिजों की सप्लाई रोकने की धमकी देता रहता है। क्वाड देशों की ये नई पार्टनरशिप ड्रैगन की इसी दादागिरी को खत्म करने के लिए की गई है। इस ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी ने साफ कर दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में सहयोग को मजबूत करना है ताकि संकट के समय किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े। दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स में मुख्य रूप से लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल होते हैं। आज के आधुनिक दौर में इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियां, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर चिप से लेकर सेना के बड़े मिसाइल और डिफेंस सिस्टम बनाने तक में इन्हीं खनिजों का इस्तेमाल होता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस डील को लेकर कड़े तेवर दिखाए और कहा कि हम अपने उद्योगों की रीढ़ माने जाने वाले इन खनिजों को चीन के हाथों में नहीं छोड़ सकते। भारत इन महत्वपूर्ण खनिजों को हासिल करने के लिए लगातार वैश्विक स्तर पर कदम बढ़ा रहा है। भारत की सरकारी कंपनी काबिल ने हाल ही में अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के लिए एक बड़ा समझौता किया है, जो देश का पहला विदेशी लिथियम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार के साथ भी सहयोग बढ़ाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रोसेसिंग क्षमता की कमी है। भारत के पास लगभग 70 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड का भंडार मौजूद है, जो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन देश की रिफाइनिंग क्षमता घरेलू मांग के 25% से भी कम है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई खदानें खोलने के मुकाबले प्रोसेसिंग यूनिट्स और रिफाइनिंग क्षमता को विकसित करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जिसमें ये $20 अरब का क्वाड फंड भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उधर बता दें, वहीं भारत ने अमेरिका से खरीदी रिकॉर्ड तोड़ एलपीजी गैस संकट पर सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर भारत के लिए। क्या इससे अब सस्ता मिलने लगेगा भारत में सिलेंडर? आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों में रसोई गैस के संकट का सामना करने के बाद भारत सरकार और जनता दोनों ने भविष्य के लिए कड़े सबक सीख लिए हैं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत ने अमेरिका से रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की खरीदारी की है। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में युद्ध और बढ़ते तनाव के हालातों को देखते हुए भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक जून के महीने में अब तक भारत ने अमेरिका से लगभग 6,35,000 टन एलपीजी का आयात किया है। यह मात्रा भारत के कुल एलपीजी आयात का करीब 65% हिस्सा है। मार्च के महीने से ही अमेरिका भारत को रसोई गैस की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है। एक समय था जब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भारत को सबसे ज्यादा एलपीजी की आपूर्ति करता था, लेकिन अब स्थिति पूरे तरीके से बदल चुकी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण
कारण जून में यूएई से आयात घटकर महज 90,000 टन रह गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत अब एलपीजी के लिए केवल एक क्षेत्र पर ही निर्भर रहने के बजाय अन्य विकल्पों पर ध्यान दे रहा है। यही कारण है कि अमेरिकी गैस पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित गैस संकट या आपूर्ति की कमी से बचा जा सके। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि इस रिकॉर्ड आयात के बाद क्या आने वाले दिनों में जनता को रसोई गैस के सिलेंडर सस्ते दामों पर मुहैया हो पाते हैं कि नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है ऐसी ही कि अमेरिका ने ईरान से तेल को लेकर हटा दिया बैन। अब भारत की चिंता होगी कम या और बढ़ेगी, आपको बता दें। ईरान के साथ शांति समझौते के पहले दौरे के बातचीत के बाद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से ईरान के तेल बिक्री पर लगाए गए बैन को हटा लिया है। अमेरिका के इस फैसले से वैश्विक ऊर्जा बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति पर आए संकट में कमी आएगी। साथ ही साथ वैश्विक बाजार में ऊर्जा की बढ़ी कीमतों पर भी असर पड़ेगा और दाम कम होंगे। हालांकि अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों को ईरान पर से 60 दिनों की अस्थायी छूट देते हुए उसके तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के प्रोडक्शन, ट्रांजिट और एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। ऐसे में पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान ऊर्जा संकट से जूझ रहे भारत को भी बड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि ये भी देखना होगा कि क्या अमेरिका की तरफ से दी गई ये 60 दिनों की छूट भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान पर से हटाए गए वित्तीय प्रतिबंध भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा आयात के लिए कितने फायदेमंद होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये भारत के लिए त्वरित राहत जरूर साबित हो सकती है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में कच्चे तेल पर दबाव बढ़ेगा और भारत में ईंधन और गैस के दामों की कमी आ सकती है। यानी अभी लगातार भारत के लिए अच्छी से अच्छी खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बताते हैं अगली सबसे बड़ी खबर। अमेरिका से बातचीत के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान स्टेट विजिट पर पाकिस्तान क्यों पहुंचे, बता दें। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक राजकीय यात्रा के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस यात्रा का समय कोई संयोग नहीं है। पेजेश्कियान अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद इस्लामाबाद पहुंचे हैं। दोस्तों, इस समझौते को देश के भीतर उसी गुटिया मतभेद का सामना करना पड़ रहा है जिसने 2015 की JCPOA बातचीत पर भी असर डाला था। 2015 का JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान और दुनिया की 6 बड़ी ताकतों अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और चीन के बीच एक अहम परमाणु समझौता था। इस समझौते के तहत तेहरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत पाने के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमत हुआ था। अमेरिका 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इस समझौते से बाहर हो गया था। मिडल ईस्ट मामलों के जानकार और जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रजा खानजादेह ने बताया कि MOU पर दस्तखत करने के तुरंत बाद पेजेश्कियान का इस्लामाबाद जाना ये बताता है कि उन्हें इस नाजुक समझौते को राजनीतिक फायदे में बदलना है, चाहे वो देश के अंदर हो, राज्य के भीतर, पूरे क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उन्हें इस दौरे की आवश्यकता पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान का मुस्लिम मुल्क होना और मध्यस्थ होना ईरान को सूट करता है। इससे उसे अपने लोगों को समझाने में आसानी होगी कि दबाव में समझौता नहीं हुआ है। दोस्तों, ऐसा वो ईरान के लोगों को राष्ट्रपति पेजेश्कियान बता सकते हैं। वहीं आपको बता दें, वहीं कल बीती शाम कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगाया फोन। रास लाफान हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर जताया दुख। दोस्तों, कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए दर्दनाक हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। इस बीच मंगलवार को कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास फोन करके इस हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कतर और भारत नागरिकों की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए हादसे को लेकर कतर के अमीर ने जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर लिखा कि मैं कतर के अमीर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फोन करके कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए दुखद हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए संवेदना जताई। हम दोनों उन परिवारों के दुख में शामिल है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। भारत और कतर अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और एक दूसरे के साथ एकजुटता से खड़े हैं। जी हां दोस्तों, आप पीएम मोदी जी का ट्वीट देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें,
वहीं बांग्लादेश में राम जी के अपमान पर भड़का भारत, कट्टरपंथियों को लेकर तारिक रहमान को दी सबसे बड़ी और कड़ी नसीहत। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में धार्मिक असहिष्णुता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ढाका समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक गाईबांधा जिले में भगवान राम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने कथित तौर पर उनकी तस्वीर का अपमान किया। वहीं भारत ने इस पर बयान जारी करके कहा कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को अपवित्र करने की खबरों के बारे में पूछे गए एक सवाल का तगड़ा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों और उनकी मूर्तियों को अपवित्र करने की उन घटनाओं के बारे में रिपोर्ट देखी है जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश सरकार वहां चरमपंथियों पर नकेल कसेगी और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। वहीं आपको बता दें एक और चौंका देने वाली जानकारी, चीन पहुंच गए बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान, शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात, तीस्ता पर भारत की पैनी नजर। जी हां, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन के 3 दिवसीय दौरे के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरे पर वो अपनी पत्नी जुबैदा रहमान को भी साथ ले गए हैं। तारिक रहमान डालियान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से आयोजित न्यू चैंपियंस की 17वीं सालाना मीटिंग बोले तो समर दावोस फोरम 2026 में हिस्सा लेंगे। रहमान मंगलवार शाम चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग की ओर से दी जाने वाली दावत में शामिल हुए। इस यात्रा पर वो बाद में बीजिंग जाने पर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से तारिक रहमान दौरे को बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीनी पक्ष इस दौरे को बांग्लादेश की नई सरकार के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को मजबूत करने, पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाने, हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड सहयोग को आगे बढ़ाने और सभी सेक्टर में लेन देन और सहयोग बढ़ाने, मल्टीलेटरल मामलों में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और चीन बांग्लादेश कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के मौके के तौर पर देख रहा है। इसमें सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है भारत के लिए, वो है तीस्ता नदी परियोजना। जी हां दोस्तों, तारिक रहमान के चीन दौरे पर भारत की पैनी नजर है। भारत इस दौरान तीस्ता प्लान को लेकर किसी भी संभावित ऐलान को लेकर नजर गड़ाए हुए है। इस साल जनवरी में बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड और चीनी सरकार की कंपनी पावर चाइना ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए साइन किया था। इसके तहत तीस्ता कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सका है। इस प्रोजेक्ट के मुख्य मकसद है तीस्ता नदी के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रिवर ट्रेनिंग, कैपिटल ड्रेजिंग और मेंटेनेंस ड्रेजिंग, नए तटबंध बनाना और मौजूदा की मरम्मत करना, ड्रेस्ड मटेरियल से जमीन को ठीक करना और स्टोरेज बनाकर सूखे मौसम में बहाव का मैनेजमेंट करना। सवाल है कि भारत की चिंता क्यों बढ़ी बता दें, लेकिन भारत को इस प्रोजेक्ट में चीन के शामिल होने से असहज महसूस हो रहा है। इस इलाके की लोकेशन और रणनीतिक तौर से सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से इसकी नजदीकी को देखते हुए भारत की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बांग्लादेश में चीन का असर लगातार बढ़ रहा है। चीन का कहना है कि दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा गहरा हुआ है और प्रैक्टिकल सहयोग से अच्छे नतीजे मिले हैं। तो यह है जानकारी दोस्तों तारिक रहमान के चीन यात्रा को लेकर। हालांकि तीस्ता पर और क्या बातें होती हैं, बातें होती भी हैं कि नहीं, ये देखने वाली जानने वाली बात रहेगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार हमारे वीडियो को देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। वहीं एनएसए अजीत डोभाल जी ने चीन को डायरेक्ट मैसेज दिया, कहा रिश्ते तभी चलेंगे जब दोनों तरफ इज्जत होगी। जी हाँ, दिल्ली में सजे ब्रिक्स के मंच पर जब दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जुटे तो सबकी नजरें भारत और चीन की तरफ थी। इसी हाई प्रोफाइल बैठक के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग ई भी दिल्ली लैंड हुए। बातचीत की मेज पर बैठते ही भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी ने ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल टोटुक शब्दों में समझा दिया कि ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। अजीत डोभाल जी ने साफ कर दिया कि भारत और चीन के रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब दोनों तरफ बराबर की इज्जत होगी, क्योंकि एक तरफा तानाशाही का दौर अब पुराना हो चुका है। जायसवाल के मुताबिक अजीत डोभाल जी ने वांग ई के सामने जोर देकर कहा कि अगर भारत और चीन के बीच रिश्ते स्थिर, भरोसेमंद और कंस्ट्रक्टिव रहेंगे तभी दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति गहरी समझ पैदा होगी। डोभाल जी ने यह भी साफ साफ कहा कि दोनों महाशक्तियों को लगातार एक दूसरे के मुख्य और सेंसिटिव मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से सीमा पर शांति बहाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी अजीत डोभाल जी के चीन के लिए यूज किए गए दो टुक शब्दों का समर्थन करते हैं तो वी सपोर्ट अजीत डोभाल जी स्टेटमेंट कमेंट में अवश्य कह दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन उनकी बात को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें अगली खबर।
क्या ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में ही दुनिया के सामने आएंगे? क्या है जानकारी दोस्तों। ईरान ने मंगलवार को राजधानी तेहरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की। कार्यक्रमों के प्रभारी IRGC कमांडर हसन जहादेह ने कहा कि शहीद नेता के पार्थिव शरीर के लिए विदाई समारोह और प्रार्थना सभा तेहरान के ग्रैंड मुजाला में शनिवार और रविवार 4 और 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी और जनाजा जुलूस सोमवार 6 जुलाई को होगा। इन 3 दिनों में तेहरान प्रांत में छुट्टी रहेगी। ईरान के अधिकारियों को उम्मीद है कि इसमें करीब 2 करोड़ लोग शामिल होंगे, कम से कम 2 करोड़। वहीं उत्तर में स्थित पवित्र शहर कोम में भी 7 जुलाई को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अली खामेनेई को 9 जुलाई को उत्तर पूर्व में स्थित पवित्र शहर मशहद में दफनाया जाएगा, जो उनका जन्म स्थान है। इन दोनों शहरों में सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। पड़ोसी देश इराक में 8 जुलाई को कार्यक्रम तय किए गए हैं दोस्तों। अब ऐसा माना जा रहा है कि अब अमेरिका से वार्ता पटरी पर लौटने के बाद मुज्तबा सार्वजनिक रूप से इस फ्यूनरल कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। अटकलें कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपने पिता के जनाजे में शामिल होने के लिए दुनिया के सामने नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, कनाडा के वैंकूवर में आयोजित एक सार्वजनिक योग कार्यक्रम के दौरान खालिस्तान समर्थक घुस आए और हंगामा शुरू कर दिया। खालिस्तान समर्थक समूह सिक्स फॉर जस्टिस यानी SFJ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई। कार्यक्रम में भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आलोचकों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने मेगाफोन, झंडों और राजनीतिक नारों के माध्यम से कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया, जिससे वहां मौजूद परिवारों और प्रतिभागियों को असुविधा हुई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में बार बार होने वाले ऐसे प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ टिप्पणीकारों ने आरोप लगाया कि अलगाववादी विचारधारा से जुड़े समूहों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विशेष छूट मिल रही है, जबकि अन्य नागरिकों पर सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर अधिक प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। दूसरी ओर नागरिक अधिकारों से जुड़े कुछ लोग तर्क देते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान का झूठ फिर एक बार हुआ बेनकाब। भारत के सभी 36 के 36 राफेल सुरक्षित एयरफोर्स ने जारी किए टेंडर दस्तावेज। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर पाकिस्तान ने कई झूठे दावे किए थे। अब पाकिस्तान के दावों की पोल खुल गई है। इंडियन एयरफोर्स के एक हालिया सरकारी दस्तावेज से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत का कोई राफेल फाइटर जेट नष्ट हुआ था। दरअसल भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन और उससे जुड़े साझेदारों के लिए राफेल बेड़े के रखरखाव और संचालन सहायता से संबंधित एक RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी टेंडर जारी किया है। दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय वायुसेना 36 राफेल लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही है और इन विमानों के लिए 5 महीने की अवधि के लिए ब्रिज सपोर्ट की आवश्यकता है। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि यदि किसी राफेल विमान का नुकसान हुआ होता तो वो बेड़े का हिस्सा नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में रखरखाव और उड़ान घंटों की योजना में विमानों की संख्या अलग दिखाई दे सकती थी। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था कि उसने भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराए हैं। हालांकि भारत सरकार और भारतीय वायुसेना ने कभी भी पाकिस्तान के इस दावे की पुष्टि नहीं की। यहाँ पर पाकिस्तान की फिर एक बार पोल खुल गई दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में जल्द होगा बड़ा फेरबदल। बीजेपी का वो मेगा प्लान जिससे यूपी में साइकिल तो पंजाब में साफ होगी झाड़ू। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली मंत्री परिषद और बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की अटकलों को लेकर दिल्ली में राजनीति चरम पर है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। 2027 की शुरुआत में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने इन राज्यों में अपने किले को मजबूत करने की रणनीति के तहत संभावित फेरबदल पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने और बीजेपी द्वारा उन्हें दोबारा उच्च सदन न भेजने के फैसले के बाद केरल के प्रतिनिधित्व को लेकर नई चर्चाएं शुरू की गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्री परिषद में केरल को नया प्रतिनिधि मिलेगा। फिलहाल केंद्र सरकार में केरल से बीजेपी के एकमात्र मंत्री अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी हैं, जिन्होंने त्रिशूर लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की
की थी। बताया जा रहा है कि बुधवार को केंद्रीय मंत्री कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसके बाद मंत्रियों के विभागों में बदलाव या नए चेहरों को शामिल करने का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया था। बिट्टू ने अभी औपचारिक इस्तीफा नहीं दिया है, हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब पंजाब की राजनीति में लौट रहे हैं और अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं इसके अलावा बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत 2 और मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इनमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बने हर्ष मल्होत्रा और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बने पंकज चौधरी शामिल हैं। अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। दोस्तों, यूपी वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं और पिछले विधानसभा में यहां अखिलेश यादव ने बीजेपी को झटका दिया था। ऐसे में मोदी सरकार पंकज चौधरी के बदले किसी अन्य कद्दावर ओबीसी या दलित चेहरे को कैबिनेट में जगह दे सकती है, उसमें भी खासकर पूर्वांचल से। जी हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को काटने के लिए बीजेपी इस फेरबदल में यूपी से नए चेहरों को शामिल कर सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास करेगी। बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। रवनीत बिट्टू के हटने से पंजाब का एक मंत्री पद खाली होगा। बीजेपी ने यहां सिख चेहरे के तौर पर केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का अध्यक्ष बनाया है, इसलिए कैबिनेट में किसी हिंदू चेहरे को भी शामिल कर बैलेंस बनाने का प्रयास हो सकता है। इस रेस में राघव चड्ढा, सुनील जाखड़ और तरुण चुग के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। दोस्तों, तो यह है अभी की सबसे बड़ी जानकारी मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल को लेकर। वहीं आपको बता दें, नेक्स्ट खबर, भरत तिवारी केस में सबसे बड़ा एक्शन, एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, बिहार के भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले में जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एनकाउंटर को लेकर उठे सवाल और परिजनों की शिकायत के आधार पर की गई है। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या इनका यह एनकाउंटर था या इनकी हत्या की गई है? बिहार में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।